ये क्या बनेगा तीसरा मोर्चा। जिस तरह से एनसीपी के अध्यक्ष के घर पे बैठक रखी गई थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के नई दिल्ली स्थित आवास पर विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। शरद पवार की अगुवाई में हो रही इस बैठक में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत विपक्षी दलों के कई शीर्ष नेता शिरकत करने के लिए पहुंचे। एनसीपी नेता माजिद मेनन ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रमंच की बैठक हुई है। ये बैठक भाजपा के खिलाफ एकजुट पार्टियों की बैठक नहीं थी और न ही कांग्रेस को बहिष्कार करने के लिए थी। बैठक के दौरान देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति और आगामी संसद सत्र समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। अब कई फ्रंट्स पे आज देश में लोगों की चीखों पुकार सुनने में आती है। गरीबी, महंगाई, शरद पवार साहब for the man with such culture and his busy time. He has been good enough to allow us to meet here. Now, some of us here are very well known. I have got Justice A.P. Shah here. Some of them may not have met him personally. He was a very reserved judge of the Chief Justice of the High Court, and very eminently. पवार के घर पर राष्ट्रीय टीएमसी समेत विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पे और माना जा रहा है कि तीसरे मोर्चे को लेकर कहीं न कहीं कवायद तेज की जा रही है। जिस तरह से 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। भाजपा के अलावा भाजपा और कांग्रेस के साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में यदि बड़े दलों की स्थिति देखी जाए तो इस तरह की स्थिति नहीं है कि सरकार के लिए या फिर बहुमत के लिए कोई दल तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में शरद पवार ने तमाम विपक्षी दलों की मिलाकर बैठक की है। माना जा रहा है कि इस बैठक में जोड़ तोड़ की राजनीति संभव हो सकती है। जिस तरह से लगातार भाजपा की दूसरी सरकार के बाद तमाम विपक्षी दलों में भी गहमागहमी मची हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि तीसरे मोर्चे की ये बैठक जो आगे बढ़ेगी तो क्या कोई तीसरा मोर्चा वाकई में निकलकर सामने आ सकता है भारत की राजनीति में। उसी को लेकर लगातार चर्चाएं गर्म हैं, लगातार कवायद तेज की जा रही है। देखना ये होगा कि ये तमाम नेता मिल बैठकर क्या कुछ निकलता है और क्या वाकई में तीसरा मोर्चा सामने निकल कर आएगा। आगामी संसद सत्र समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत हुई। शरद पवार की अगुवाई में ये अहम बैठक की गई। आप देख पा रहे हैं विपक्षी दलों से कद्दावर नेता इस मीटिंग में पहुंचे थे और माना जा रहा है कि फिलहाल राजनीतिक जोड़ तोड़ के साथ ही साथ वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर ये मीटिंग की गई थी। जिस तरह से भारतवर्ष में कोरोना के साथ ही साथ इस समय राजनीति का माहौल है, पूरे देश का माहौल है, उसको लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और कहीं न कहीं भारतवर्ष की राजनीति के साथ ही साथ भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में भी चर्चा हुई और उसी आधार पर आगे तीसरे मोर्चे की कहीं न कहीं परिकल्पना को लेकर भी बातचीत शुरू हो सकती है। भारत की राजनीति में लंबे समय से कांग्रेस, भाजपा, एनडीए, यूपीए के अलावा किसी बड़े विकल्प की तलाश राजनीतिक पार्टियों के साथ ही साथ भारतवर्ष की राजनीति को भी है। ऐसे में माना यह जा सकता है कि शरद पवार ने ये जो अगुवाई की है उसमें यदि विपक्षी दल साथ होते हैं, यदि उनकी विचारधारा साथ होती है तो तीसरे दल पर विचार विमर्श शुरू हो सकता है। देखना ये होगा कि आगामी समय किस तरह से भारतीय राजनीति में परिवर्तन लेकर आते हैं। तीसरे मोर्चे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है। तमाम विपक्षी दलों के बीच ये प्रस्ताव जा चुका है। लोगों की बैठक हुई है शरद पवार की अगुवाई में और इसी तरह की बैठकें लगातार होती रहती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ निकलकर सामने आ सकता है। इस बात की उम्मीद तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी लगा रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अजय चौहान जुड़ चुके हैं। जी अजय, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, कल शरद पवार के घर पर
एनसीपी की जो अहम बैठक हुई, माना जा रहा है कि उसमें कई विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और कई पार्टियों के नेता इस बैठक का हिस्सा बने। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा की गई या तीसरे मोर्चे को लेकर भी कहीं ना कहीं कवायद शुरू की गई है? देखिए, कल जिस तरीके से शरद पवार के घर बैठक की गई थी और सभी विपक्षी दल जो उनका मौजूद था, सुबह से शाम तक कतार लगी हुई थी, काफी पार्टी के नेता आए हुए थे, क्योंकि उसमें कल सम्मिलित थे, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के एक रणनीति बनाई गई थी। लेकिन कल जिस तरीके से 2.5 घंटे इनकी मीटिंग चली शरद पवार के घर पर, लेकिन कोई भी लास्ट पे विपक्ष नहीं निकला, क्योंकि उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक के तौर पर इन्होंने घोषणा किया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से इनकी मीटिंग चल रही है, कल विपक्षी दल के सभी पार्टी के नेता थे, लेकिन उसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं पाया कि आगे की रणनीति क्या बनाएगी। वहाँ एक इन्होंने कहा कि विपक्ष का जो विकल्प है, हम उस विकल्प को हम ढूंढ रहे हैं और विपक्ष के हिसाब से हम 2024 जो चुनाव हुए उसको लेकर तैयारियां में जुटे हुए हैं और शरद पवार की अगुवाई में ही ये मीटिंग हफ्ते में एक बार होती रहेगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से तैयारियों के साथ ही साथ आपने इस बात का भी हमें संकेत दिया है कि कहीं ना कहीं मीटिंग आगे भी अगले कुछ चरणों में हो सकती है। इसके अलावा वर्तमान में भारतवर्ष की जो स्थिति है, जिस तरह से कोरोना महामारी के बाद लगातार वैक्सीनेशन जोर पकड़ रहा है, वैक्सीनेशन को बढ़ाया जा रहा है, क्या इन तमाम मुद्दों पर भी इस मीटिंग में कोई चर्चा की गई? देखिए, इस चीज की चर्चा तो नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने ये बात कही कि हमने चुनावों को लेकर कोई ऐसे रणनीति नहीं बनाई गई, लेकिन हाँ, विकास के लिए जो देश के अंदर अर्थव्यवस्था जो खराब हो चुकी है उसको लेकर हमने रणनीति बनाई थी कि किस तरह से विकास को आगे बढ़ाना है, किस तरह से हमने इसको तैयारियां करनी है। क्योंकि जैसे देश में महामारी हुई, महामारी पर काफी कुछ नुकसान हुआ और वैक्सीन को लेकर तो चल रहा है। राज्य जैसे केंद्र सरकार ने अपने हाथ में वैक्सीन को लिया है, अब इनका अपेक्षा कि राज्यों को नहीं दी, राज्यों को 25% दी है, क्योंकि ये मजबूरी थी केंद्र की। जिस तरीके से पहले वैक्सीन राज्यों को दी जाती थी, उन्होंने आपस में कही कि हमको नहीं मिली, हमको नहीं मिलेगी। अब इसमें जो विपक्ष पार्टियां हैं उनका जवाब कुछ नहीं है, क्योंकि अब केंद्र के हाथ में है, क्योंकि केंद्र 75% अपने हाथ से लगाएगी और 25% राज्यों को, क्योंकि इसी को लेकर भी बात कही थी उन्होंने। लेकिन मतलब वही है कि जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा अगली जो विधानसभा आएंगे उसको लेकर इनकी कहीं ना कहीं रणनीतियां थी, सभी विपक्षी दल एक मंच पर। जी, इसके अलावा जिस तरह से इस बैठक के बाद कुछ नेताओं का ये कहना है कि ये बैठक इसलिए नहीं रखी गई थी कि भाजपा के विरुद्ध कुछ उनको रणनीति बनानी है या कांग्रेस के विरुद्ध कुछ रणनीति बनानी है, बल्कि ये बैठक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए रखी गई थी और आगामी 2024 के चुनाव के साथ ही साथ किस तरह के आगे राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं उसको लेकर रखी गई थी खासतौर से। तो इस एक बयान के बाद क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो तीसरे मोर्चे की बातचीत चल रही है, ये कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए अभी पूरी तरह से बंद नहीं है, कहीं ना कहीं खुला है, इनमें से कई दल इन पार्टियों में भी शामिल हो सकते हैं या कहीं ना कहीं कुछ नया गठबंधन भी सामने निकल कर आ सकता है? क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें एक चीज और है कि ये जो बैठक हुई थी इसमें ये देखा जो गया था कि शरद पवार के साथ कौन कौन इस समय विपक्ष तैयार है, कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। ये एक छोटा सा ट्रेलर था इसमें, लेकिन लगभग सभी लोग पहुंचे थे, लेकिन सहमति कब बनेगी, क्या करेगी, एक रणनीति बनाई गई थी। क्योंकि ये भी एक देखना है कि जो चुनाव आएंगे उसमें कौन कौन हमारे साथ रहेगा, कौन कौन खड़ा रहेगा, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है उसको 2024 में कैसे रोका जाएगा, कौन हमारा साथ देगा, कौन नहीं देगा, इसी को लेकर ये जो माना गया है अहम बैठक थी। और इसमें लगातार देखा था विपक्ष सभी पार्टी के लोग बाद में सभी पहुंच चुके थे और जो फिल्म इंडस्ट्री के जावेद अख्तर थे वो भी वहाँ पहुंचे हुए थे, अमर अब्दुल्ला भी वहाँ पहुंचे थे, काफी लोग वहाँ पहुंचे थे। क्या लगा वो सभी लोग पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद थे और इसी को देखते हुए हो सकता है कि शरद पवार जी ने जिस तरह से निर्णय लिया है कि ये जो बैठक का दौर है ये लगातार चलता रहेगा, इसको एक रणनीति बनाई जा रही है। जी, इसके अलावा जिस तरह से पहले एनडीए के विरुद्ध यूपीए में तमाम दल शामिल होते थे और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उसका नेतृत्व करती थी और तमाम दल उसके साथ ही चुनाव में भाजपा के लिए कहीं ना कहीं टक्कर देने का काम करते थे, जिस तरह से ये तीसरे मोर्चे की बातें शुरू हो रही हैं, साथ ही साथ तमाम विपक्षी पार्टियां आई हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों का विश्वास टूटा है? क्योंकि शरद पवार भी एक लंबे समय तक महाराष्ट्र में भी अभी भी कांग्रेस के साथ उनकी सरकार चल रही है और ऐसे में एक लंबे समय तक कांग्रेस सरकार का हिस्सा भी रहे हैं, तो क्या वजह है कि उन्हें अलग से तीसरे मोर्चे के बारे में सोचने की जरूरत पड़ी है? कांग्रेस के साथ क्या आगे बात बनती नजर नहीं आ रही है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में खुद अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है,
ऐसे में क्या विपक्षी पार्टियों का विश्वास भरोसा कहीं ना कहीं कांग्रेस से उठा है? बिल्कुल यही है। जिस तरीके से देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है हर जगह टूटती नजर आती है, हर जगह से विफल होती नजर आ रही है। और मेन चीज है कि जो घर का बंधन है, जैसे कि घर के ही सदस्य है, अध्यक्ष सोनिया गांधी बनती है, कभी राहुल गांधी बनती है, अब प्रियंका गांधी का नाम आ रहा है, लेकिन विपक्ष ने सभी ने एकमत होकर कहा, सोचा है कि क्यों ना हम तीसरा मोर्चा तैयार करें, ताकि हो सके कांग्रेस के अलावा हो सकता है कि बीजेपी को संभालने के लिए तीसरा मोर्चा हम तैयार करेंगे पार्टी का, तो हो सकता है कि आने वाले चुनावों में, लोकसभा जो चुनाव होगा उसको हम घेर पाए, क्योंकि बीजेपी सरकार पर जो है भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस हर जगह से टूटती नजर आ रही है। इसलिए वो जिस तरह से अभी जो चुनाव हुए थे कांग्रेस में, जो पश्चिम बंगाल में, वहाँ कंगाल पर बिल्कुल ही धराशायी हुई, उसको देखते हुए भी एक विकल्प चुना जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इसी को लेकर के कल में भी अहम बैठक की गई हो। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आगामी संसद सत्र समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। शरद पवार की अगुवाई में हुई थी ये अहम बैठक। उनकी दिल्ली स्थित आवास पर आप देख सकते हैं तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। माना जा रहा है कि इस तरह की बैठकें आगामी समय में भी चलती रहेंगी। ये बात कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद निकलकर सामने आ रही है कि तीसरे मोर्चे की गठन की जो बातचीत निकल कर आ रही है, अभी उस पर कुछ सहमति तो नहीं बनी है, लेकिन आगामी दौर जब बैठकों का चलेगा तो कहीं ना कहीं कुछ समीकरण बैठते हुए जरूर नजर आएंगे। और इसके बाद बात करेंगे राजधानी दिल्ली की वैक्सीन पर सियासत तेज। मनीष सिसोदिया का केंद्र पर